मिला आपसे, और स्पेशली मेरी सबसे बात हुई है मेरे मित्रों से भी, बड़ों से भी, जो आपका इंटरेक्टिव अप्रोच है टुवर्ड्स योर प्रवचन, वो सबको बहुत ही भारा है। सम बंध, अगर सम रहते हो तो आपका बंधन नहीं होगा, सम नहीं रहते हो तो बंधन ही बंधन होगा। तो इंपॉर्टेंट है कि आप क्या चाहते हो। दो सोल, अलग अलग सोल, दो इंडिपेंडेंट सोल्स आके मिलती हैं, भले वो पति पत्नी के रूप में हो, भाई बहन के रूप में हो। दो इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज अवर ग्रेट केमिस्ट्री। तो प्रेजेंट, नाम ही प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट। तो पास्ट जो बड़ा है वास्ट, क्यों करते हो उसको बार बार ब्रॉडकास्ट? अगर करेंगे बार बार ब्रॉडकास्ट तो लाइफ में रहेंगे हमेशा लास्ट, फिर होते रहेंगे भाई बहनों के बीच और फैमिली के बीच में इमोशनल ब्लास्ट। उसलिए उपस्थित कीर्तिवासी, आज कीर्ति में से जो आर है रिलेशन, उस पर मुनिश्री जरूर प्रकाश डालेंगे। तो मैं कुछ और बताना चाहूंगा। हम बहुत चीजों से इंस्पिरेशन लेते हैं, बहुत चीजों से प्रेरणा लेते हैं। सबके अपने अपने प्रेरणा स्रोत होते हैं। अध्यात्म में देखें तो हमारे गुरु हैं, कोई फुटबॉल में है, कोई क्रिकेट में है, कोई बिजनेस में है, कोई फैशन में है। तो सबके अपने अपने प्रेरणा स्रोत होते हैं। पर हमारे आसपास में भी कुछ चीजें होती है जो हमको कुछ बताती है, पर कई बार हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि वो चीज क्या बोलना चाहती है, क्या कहना चाहती है। पर आज हम थोड़ा गौर से देखेंगे एक ऐसी चीज जिससे आज हम प्रेरणा लेने की कोशिश करेंगे। और विशेष बात यह कि प्रेरणा के जो स्रोत होंगे वो कहाँ से आएंगे? वो हमसे नहीं आएंगे। वो कहाँ से आने वाले हैं? वो आप लोगों से आने वाले हैं। तो ऐसी ही एक चीज जो हमको बहुत प्रेरणा देती है वो है साइकिल। आप सबने साइकिल देखी हुई है, सबने देखी हुई है। तो आज हम थोड़ा देखते हैं कि साइकिल हमको क्या शिक्षा देती है। तो आप लोगों में से एक एक करके सब मुझे पॉइंट बोलेंगे, एक एक पॉइंट, फिर उसी पॉइंट को मैं थोड़ा इलाबोरेट करूंगा। पर मेन पॉइंट्स कहां से आने वाले हैं? आप लोगों से आने वाले हैं। तो सबसे पहले चालू करें हमारे मनोज जी। बताइए मनोज जी, साइकिल से क्या प्रेरणा लेते, बताइए फास्ट। साइकिल से हम ये प्रेरणा प्रेरणा लेंगे साइकिल से। साइकिल साइकिल देखी है ना आपने, चलाई है ना, तो आज वही तो हमको करना है। आप ही प्रकाश डालिए। हाँ, कोई बोलना चाहेगा तो हाथ ऊंचा कर सकता है। हाँ, देखो देखो वो बच्ची है ना, हाँ यस, बोलिए। वाह, इनके लिए विशेष, बहुत बड़ी बात है। मूवमेंट, मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। चलते रहो, एकदम बराबर बात कि लाइफ में मूवमेंट जितनी चलती रहती है तो साइकिल ऑटोमेटिक चलती रहती है। मूवमेंट रुकी तो साइकिल गिरी। तो लाइफ भी कुछ ऐसी है। कई लोग बोलते हैं ना कि इतनी एज के बाद मैं क्या रिटायर्ड हो जाऊंगा, पर रिटायर्ड जैसा कभी कोई शब्द आता है क्या? मैं मानता हूँ किसी को रिटायरमेंट लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति ने रिटायरमेंट लिया तो उसने अपना दिमाग बंद कर दिया, चाहे अध्यात्म में हो चाहे भौतिक में हो। अगर किसी ने रिटायरमेंट ले ली तो दिमाग बंद हो गया। अब कोई भी बंद दिमाग वाला अगर घर पे बैठा रहेगा तो क्या किसी को राज आएगा, पसंद आएगा? या तो अध्यात्म में व्यक्ति चला गया पूरा, उसमें लग गया तो अलग बात है, पर वो रिटायरमेंट नहीं लिया उसने, उसने अपना जीवन का रुख बदल दिया, वो और एक अच्छी गतिविधि में लग गया। जैसे हमारे विक्रम भाई है, वो अध्यात्म में लग गए, भ्रमण कर रहे हैं। तो मेन बात यह है कि व्यक्ति टायर कब हो? जब रिटायरमेंट की बात आए। तो रिटायर कभी नहीं होना है, करते रहना है अपने आप को इंस्पायर, तभी जगी रहेगी अंदर की फायर, चलता रहेगा आपके बाइसिकल का टायर। यही कहता है शायर।
तो बहुत जरूरी है कि हमको नहीं होना है बिल्कुल भी रिटायर। तो टायर भी नहीं होना है, रिटायर भी नहीं होना है। मूवमेंट चले वेती चले वेती। तो जितने भी महान लोग हुए, आप देख लो गुरुदेव, हम तो कहीं और क्यों जाए, गुरुदेव इस उम्र में भी आप देखो कितना चलना, गोचरी ये वो पगलिए, आज भी घरों में पगलिए, चाहे तो मुख्यमंत्री पर को भी भेज सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, उनको तो आदेश देना है, दिनेश स्वामी को भेज सकते हैं, पर तो भी खुद चला करके जाते हैं, और कितनी बार तो चक्कर भी खा लेते हैं। तो गुरुदेव को चाहे देखे, चाहे आचार्य तुलसी, वो तो गए भी, जितने भी अपने आचार्य थे सबकी विशेषता यही थी कि वो गए भी तो भी क्या काम करते करते गए। इसलिए कहा ना, जीवन भर काम करूंगा, गण का भंडार भरूंगा, जीवन भर काम करूंगा, गण का भंडार भरूंगा। तो इस गीत में भी यही बताया है कि जीवन भर काम करते रहना है। तो हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि एक समय तक हमने क्या किया, भौतिकता में हम लगे रहे 50 साल 60 साल, फिर लगा कि बच्चे आगे हैं, तो धीरे धीरे क्या कर दिया, उनको आगे बढ़ाते गए, और धीरे धीरे हम निवृत्त होते गए। और निवृत्त होना मतलब ये नहीं है कि रिलैक्स हो जाना, अध्यात्म में प्रवृत्त होने के लिए भौतिकता में निवृत्ति जरूरी है, क्योंकि पूरी निवृत्ति तो कभी हो ही नहीं सकती। तो मूवमेंट करते रहना है इनको। जितने भी महान पुरुष, चाहे अध्यात्म में हो चाहे भौतिकता में हो, आप स्वयं प्रधानमंत्री जी को देख लो, 18-18 घंटे भी काम करते रहते हैं। तो मूवमेंट, तभी कहीं ना कहीं वो सबसे कनेक्टेड है, सबके दिलों में छाए हुए हैं। तो ये एक चीज जो हमारी बाइसिकल ने हमको सिखाई कि मूवमेंट करते रहो। और क्या है, बैलेंस, कितनी अच्छी बात इनके लिए भी, कितनी बड़ी बात बताई कि लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। अब ये बैलेंस किस चीज का है, तो बैलेंस जो है सबसे बड़ा बैलेंस है कि देखो सबके एम्बिशन है, गोल है कि मुझे गाड़ियां चाहिए, मुझे बंगलो चाहिए, मुझे इतना पैसा इकट्ठा करना है, परिवार को अच्छे से प्रॉपर तरीके से सेटल करना है, सबके भौतिकता के कोई ना कोई लक्ष्य है। पर उसका मतलब ये नहीं कि हम अध्यात्म को छोड़ दें, दोनों में बैलेंस बहुत जरूरी है। अब देखो, बाइसिकल का आगे का टायर भी होता है, पीछे का टायर भी होता है। दिखता कौन सा टायर है, सही सही बोलना, दिखता आगे का टायर है, पर चलाता कौन सा टायर है, पीछे का टायर चलाता है। वैसे ही लोगों को दिखता कौन सा है, अध्यात्म दिखता है, भौतिकता दिखती है, भौतिकता दिखती है, पर उसको चलाने वाली कौन होती है, आध्यात्मिकता। उसीलिए आप देखो अलग अलग कम्युनिटी होती है, बहुत सारी कम्युनिटी है, पर उसमें एक जैन कम्युनिटी भी है, वो इतना आगे आ पाई है। सबको फ्रूट तो दिखते हैं, पर रूट कौन देखता है। सबको आगे का टायर तो दिखता है, पर उसको आगे लाने वाला कौन है, पीछे का टायर, और वो है अध्यात्म। कि हम गुरु के प्रति जो समर्पण है, भगवान महावीर की जो वाणी है, जो अध्यात्म हमारे जीवन में बचपन से संस्कारित किया जाता है, उसी के कारण से हम आगे आ पाते हैं। आप देखो, आपको कभी ये नहीं सिखाना पड़ा कि झूठ नहीं बोलना, माया नहीं करनी, कपट नहीं करना, क्योंकि कोई व्यक्ति जितना लॉयल होता है उतना ही वो रॉयल भी बनता है। जितने भी बड़े लोग होते हैं उनको कैसे लोग चाहिए, विश्वासघात करने वाले लोग चाहिए, विश्वासी व्यक्ति चाहिए, विश्वासी व्यक्ति चाहिए। फरेब करने वाले लोग अच्छे लगते हैं, या जो सच्चाई और अच्छाई में मानने वाले लोग होते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो जैनों में तो वो भरे पड़े संस्कार, और इसीलिए उनको हर कोई क्या करता है, आगे करता है। और अर्जन करने वाले अच्छे लगते हैं, विसर्जन करने वाले अच्छे लगते हैं, विसर्जन। तो आप देख लो कि सबसे ज्यादा विसर्जन भी कहीं ना कहीं जैन कम्युनिटी करती है। तो अर्जन भी करती है और साथ में विसर्जन भी करती है। तो खाली अगर अर्जन करेगी तो भी गड़बड़ हो जाएगा, तो विसर्जन भी करती है। तो जितने महापुरुष हैं उनकी विशेषता क्या थी, महाराजा जितने थे, राजा महाराजा अपने आप में तो कितने आते कि
जितने तीर्थंकर थे सारे राजा महाराजा के उसमें पैदा हुए, पर उन्होंने आखिरकार क्या कर दिया? संन्यास ले लिया, त्याग कर दिया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। अखंड भारत बनाया, 30 साल 33 साल की उम्र तक पूरा भारत को एकत्रित किया, फिर क्या कर लिया? त्याग कर दिया, जैन साधु बन गया, संथारा लिया। तो ये बात है कि मेन अध्यात्म है, बाद में भौतिकता है, रूट मेन है। अगर रूट बराबर नहीं है तो फ्रूट भी बराबर। उसीलिए मैं कहता हूं अक्सर कि अपने जो बच्चे हैं, पोते पोती है, उनको सबसे ज्यादा आज जो जरूरत है वो किसकी है? हम सोचते हैं जब बड़े हो जाते हैं तब संस्कार देंगे, पर संस्कार कब होते हैं? पर छोटे तो होते हैं, पर फिर क्या होता है उस समय पे? बोले महाराज क्लासेस बहुत है, ये है वो है, स्विमिंग जाता है, टाइम नहीं मिलता है। तो ज्ञानशाला भी नहीं है। देखो आप लोग ही बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो आप ये देखिए कि वो बच्चा ज्ञानशाला नहीं जाएगा तो हम, फ्रूट तो हमको बहुत मिल रहा है, भौतिकता की चकाचौंध में तो हम लगे हुए हैं, पर हम किस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? रूट पे ध्यान नहीं दे रहे। और ये आधार अगर चला जाता है ना तो वो चीज निराधार हो जाती है, आज नहीं पता चलेगा। आपकी और एक दो पीढ़ी जाएगी ना तब पता चलेगा, सब साफ होगा। तो हमने तो देखे ऐसे घर बहुत सारे कि जहाँ पे जो बच्चा है ज्ञानशाला नहीं गया और फिर अब्रॉड चला गया बड़ा होकर के, फिर पूरा ही गायब, क्योंकि संस्कार ही नहीं है कुछ भी। तो बात ये है सबसे महत्वपूर्ण कि हमारी जो दोनों टायर है ना, ये दोनों क्या होने चाहिए? बैलेंस। क्योंकि जो गति देने वाला टायर कौन सा होता है? पीछे वाला। क्योंकि बच्चों में संस्कार होंगे, ज्ञानशाला जाएंगे, अच्छे धर्म की बातें समझेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको भी रिस्पेक्ट करेंगे, वो गलत मार्ग पे नहीं जाएंगे। विदेशों में भी जाएंगे, सेटल होंगे, पर कभी गलत संगत में नहीं जाएंगे। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। और हमने देखा है कि ज्ञानशाला का बच्चा और नॉर्मल बच्चा, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। कई लोग बोलते हैं, बोले महाराज मैं तो घर में ही सिखा, वो तो उन्हें लोगोस भी आ गए, नौकार मंत्र भी आ गए। अरे भाई, घर का तो घर का होता है, तो होम स्कूलिंग चालू कर दो, बाहर भेजने की जरूरत ही नहीं, स्कूलिंग करने की जरूरत ही नहीं, ना आईबी ना आईसीएसई ना सीबीएसई ना कोई और बोर्ड, क्यों कराना? हम, मेन बात है कि वो माहौल, जब सारे बच्चे मिलकर के जब पढ़ते हैं तो उसका माहौल ही बुरा लगता है। अब वही अगर बच्चा बड़ा होता है उसके बाद उसको ज्ञानशाला भेजा जाता है तो क्या उसको संस्कारित किया जाएगा? बहुत मुश्किल। तो मैं समझता हूँ, हम कीर्ति नगर का विचरण किए तो मैंने थोड़ा सा ऐसा ऑब्जर्व किया कि आप बच्चे बहुत हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पर कितने बच्चे ज्ञानशाला जाते हैं वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है। तो बहुत जरूरी है दादा दादी लोग ध्यान रखें कि अपने पोते पोतियों को कुछ भी हो, बाय हुक और बाय क्रुक, कहाँ भेजे? ज्ञानशाला में भेजे। क्योंकि आज आपको नहीं पता चलेगा, कल जाकर के 10 साल 15 साल जब बीतेंगे तब पता चलेगा, तब अफसोस होगा। तो दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और जितने महापुरुष हुए उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी, फ्रूट तो सबको दिख रहे थे उनके, पर उनके जो रूट थे, जो उनके अंदर आध्यात्म था, वो किसी को नहीं दिखा। पर वो जितने आध्यात्म थे उतने वो आ गया। कंट्रीज में भी देख लो, जापान कंट्री है, तो जापान की इनोवेशन टेक्नोलॉजी तो सब लोग जानते हैं, पर क्या आप उधर का रिलीजन जानते हैं कि वो कितने ट्रेडिशनल है, कितने ऑर्थोडॉक्स है, कितने अपनी परंपराओं को मानते हैं? तो वो रूट के साथ बड़े हैं, तभी वो फ्रूट भी पा रहे हैं। तो मोदी जी ने बोला भी एक बार, अभी महावीर जयंती के दिन मैंने सुना था कि अभी तो, क्योंकि म्यूजियम में गए थे तो बोले अभी तो मैं जड़ से जुड़ा हुआ हूं, अभी और आगे मैं जा रहा हूँ एआई टेक्नोलॉजी के लिए, तो मैं जगत से जुड़ूंगा। तो जड़ और जगत, तो वो भी बड़ा अच्छा लगा। तो मैं बता रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बाइसिकल्स हमने सीखा, और क्या सीखेंगे? ये फटाके फूट रहे हैं, वो क्या है, टायर पंचर हो रहा है ना उसमें। हाँ बताइए विक्रम भाई।
ये है ना, ये अगर आपका सामायिक है क्या, तो इसको हटा दीजिए, इधर हटा दीजिए। ठीक है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, तो वो भी एक बात है। और क्या है, जिस तरह से अशोक जी बता रहे हैं, हाँ बोलिए अशोक जी। जिस तरह से साइकिल के टायर गतिशील है, उसी तरह से जीवन गतिशील। हाँ वो तो मूवमेंट हो गई, जीवन गतिशील है, बराबर है। वो ब्रेक वाला कौन बोला, बैलेंस वो हमने बताया ना, आध्यात्म और भौतिक जगत का बैलेंस। क्योंकि मेन हमको जीवन भर काम क्या आने वाला है, आप कुछ भी कमाई करोगे, कुछ भी इकट्ठा करोगे, ये सब कुछ कहाँ रहने वाला है, इधर ही रहने वाला है। आप जितनी भागदौड़ करनी कर लो, कमाने वाले आप हो, खर्चने वाले कौन है, वो आपके नेक्स्ट जनरेशन। आप इधर से ऑटो में 5 बार सोचोगे मुझे जाऊं नहीं जाऊं, वो तो कैब तुरंत वो चालू, कैब आ जाएगी, निकल पड़े। तो खर्चने वाले वो है। तो आप जिसके लिए अपने खून का पानी कर रहे हो, आप ये सोचो वो चीज आपके साथ चलने ही नहीं वाली है। आप जब भविष्य जाओगे, अगला जन्म लोगे, तो ये कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपने जो अच्छे कर्म किए हुए होंगे वही साथ में चलने वाला है। कोई लैम्बोर्गिनी नहीं चलने वाली है, कोई ये फ्लैट नहीं चलने वाले हैं, कोई आपके बैंक बैलेंस नहीं चलने वाले, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला है। तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप बंद कर दो सब कुछ, संसार चलाना है वो भी जरूरी है, पर एक टाइम के बाद पहले तो बैलेंस करते हुए चलो, फिर एक टाइम के बाद क्या कर दो, एक टाइम के बाद उस गतिविधियों को कम कर दो। तो एक अभी कोई बोल रहे थे, ब्रेक का कोई बोल रहे थे, कौन था, हाँ बोलिए। बहुत अच्छा, इनके लिए भी कि जितना एक्सीलरेटर जरूरी है ना, हम एक्सीलरेटर तो जरूरी मान लेते हैं, पर जरूरी क्या है, ब्रेक। अब आप ये देखिए, कितनी बार कितने लोगों को लगता है कि यार ये रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं ये अच्छे नहीं होते। घर में भी रूल्स एंड रेगुलेशन कई बार बड़े बनाते हैं ना, कि यार टाइम टू टाइम रात को आ जाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसे दोस्तों के साथ नहीं रहना है। तो अभी ये जब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, किसी को अच्छा लगता है क्या, पर क्या ये अच्छे के लिए होते, बुरे के लिए होते, ये अच्छे के लिए होते हैं। रूल्स आर नॉट मेंट टू बी ब्रोकन, रूल्स आर मेंट टू बी फॉलोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए है। आप देखो कि अपने जो जैन समाज है उसमें सब समाज अपनी अपनी तरफ से विकासशील है, सब कर रहे हैं अपनी तरफ से, बेस्ट कर रहे हैं। पर वैसे अगर जनता में देखे, पॉपुलेशन में देखे, तो दूसरे काफी अच्छे हैं। उसमें तेराबंद धर्म संघ कितना है, मुश्किल से 3 to 5% है, पर तो भी तेराबंद धर्म संघ इतना आगे क्यों आ पाया, क्योंकि वहाँ पर जैसे वो अनुशासन और ये सब, क्योंकि सबसे बड़ी थी मर्यादा, कि मर्यादा थी उसीलिए आगे आ पाए। और आप देखो वर्ल्ड के जितने स्पोर्ट्स है वो आगे क्यों आते हैं। अगर मान लो फुटबॉल में गोल पोस्ट नहीं होती, बैडमिंटन में वो क्या होता है भाई, नहीं बास्केटबॉल में मनोज जी, बास्केट होता है ना, तो बास्केट नहीं होता और वो पिच नहीं होती, बोले पूरा स्टेडियम पिच है, तो फिर कुछ काम होता है क्या, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता तो ट्रांसपेरेंसी रहती क्या, कोई देखना पसंद करता है क्या। तो चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे बास्केटबॉल हो, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसलिए वो यूनिवर्सल बना है। कॉर्पोरेट भी देख लो, वहां पे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, तभी वो सब जगह चल रहा है। तो बिना रूल्स एंड रेगुलेशन जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। एक बच्चा था, पतंग चगा रहा था, पिताजी को बोला कि ये जो धागा है ना, ये रोक रहा है पतंग को। तो पिता ने क्या किया, चल तेरी मान लेते हैं, धागे को क्या किया, काट दिया। क्या हुआ, वो उड़ा उड़ा और ऊपर उड़ा, उड़ता गया, फिर क्या हुआ, जैसे ही हवा खत्म, सीधा क्रैश और सीधा गटर में। तो लाइफ भी कुछ ऐसी है, वो जो धागा है ना, हमको लगता है वो रोकता है, पर ऐसा नहीं, वो और ऊपर हमको ले जाता है। वो ब्रेक का भी मौके मौके के काम करता रहता है। तो मेन बात है कि वो धागा बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो धागा क्या है, वही मर्यादा है, वही रूल्स एंड रेगुलेशन। बिना धागा आगे नहीं आ सकते। आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज जो बनती है,
वो भी इसी कारण से आगे आती है। गूगल की बात आती है, सबको पता है गूगल, कुछ भी कोई नॉलेज चाहिए तो हम क्या बोलते हैं, क्या करो, गूगल करो। तो गूगल के बारे में आता है कि गूगल पहले वेबसाइट बनाने जा रहा था, तो वेबसाइट में पैसा भी बहुत चाहिए, रिसोर्सेज भी बहुत चाहिए। तो बोले क्या करे क्या करे, तो बोले पैसा तो है नहीं, मैन पावर है नहीं, तो बोले अपने ऐसा करते हैं, अपने एक और चीज चालू करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो बहुत है पर क्या नहीं है, इंफॉर्मेशन तो बहुत है पर प्रॉब्लम है कि इंफॉर्मेशन को चैनलाइज करने वाली कोई चीज नहीं है। बुक्स तो बहुत है पर लाइब्रेरियन नहीं है। तो बोले हम क्या करते हैं, सर्च इंजन बनाते हैं। सर्च इंजन बनाना सबसे इजी काम था, वो किसी ने सोचा ही नहीं था, क्योंकि रिसोर्सेज। अच्छा मेरी आवाज, इसको थोड़ा, इसको भी बता, इसको मेरी आवाज आ रही है सबको, एकदम पीछे तक आ रही है क्लियर? अरे वाह, आ रही है ना? और किसी को नहीं आ रही तो वो आगे आ सकते हैं। तो गूगल ने, नहीं आएगा। ठीक है, गूगल ने क्या किया, गूगल ने क्या किया कि सर्च इंजन बनाया। तो वो कैसे बनाया, जब रिसोर्सेज क्या थे, लिमिटेड थे। तो जितने कम रिसोर्सेज होते हैं उतना व्यक्ति क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो रूल्स रेगुलेशन रिस्ट्रेंट संयम, ये हमेशा हमको क्या करता है, आगे बढ़ाता है। तो साइकिल से हमने एक ये चीज सीखी कि रूल्स जो होती है, जो मर्यादाएं जो होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने क्या बताया था, ब्रेक, कि ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सीलरेटर तो है पर ब्रेक नहीं है तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और क्या सीखते हैं हम, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइकिल में वो क्या होती है, चेन। चेन को क्या करना पड़ता है, ऑयलिंग करनी पड़ती है। तो ऑयलिंग नहीं करते तो क्या होता है, वो जाम हो जाता है, चक्का जाम हो जाता है ना। तो आप बराबर टाइम टू टाइम ऑयलिंग करते रहते हो। ऐसे ही कई बार कई लोग बोलते ना कि महाराज हम तो सुनते हैं 7 दिन चलता है, 10 दिन चलता है, फिर क्या हो जाता है, सब बाहर निकल जाते हैं, भूल जाते हैं। सौगन लेते हैं, महीना चलता है, फिर वही घोड़ा वही मैदान। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है, आदमी ये सोच रहा है कि मैंने एक बार सुन लिया तो वो लाइफ टाइम हो गया। इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों की हो जाती है, पर ये एक्सपेक्टेशन क्या सही है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे साइकिल को ऑयलिंग की जरूरत होती है, वैसे आपको भी किसकी जरूरत है, ऑयलिंग की जरूरत है। और वो ऑयलिंग कौन करता है, जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी को भी टाइम टू टाइम क्या चाहिए, सर्विस चाहिए। तो वैसे ही हमारे सर्विस करने वाले, हमको ऑयलिंग करने वाले कौन है, गुरुदेव है, साधु संत है। तो टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, वहां पे जाना चाहिए, जिससे हम चीजों को रिकॉल कर पाए। बच्चा पार्टी, वो बच्चा पार्टी, आगे आइए आप आगे, दोनों दोनों आप लोगों के लिए वीआईपी सीट है, आप पीछे मत जाओ, बैक बेंचर नहीं बनना, ठीक है। वाह, वो खुश हो गए देखो, बहुत अच्छा। तो जैसे साइकिल को ऑयलिंग की जरूरत होती है, वैसे हमको भी टाइम टू टाइम क्या चाहिए, ऑयलिंग चाहिए। तो जब ऑयलिंग होती रहेगी तो हमारा भी जीवन क्या है, चलता रहेगा। तो ये एक हो गया। और क्या आता है साइकिल में, और भी चीज है। ब्रेक तो हो गया कि ब्रेक जरूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरी है। हम ये अभी समझ रहे हैं कि साइकिल से हम क्या सीख सकते हैं। साइकिल, स्टीयरिंग, स्टीयरिंग से क्या आता है, जब हम स्टीयरिंग चलाते हैं तो हमारा फोकस कहां पर होता है, बैलेंस नहीं, हम कहां देखते हैं, आगे देखते हैं। हम पीछे देखते हैं क्या, कभी पीछे चलाते चलाते साइकिल चला ही है क्या, पर जीवन हम चलाते हैं। जीवन हम कैसे चलाते हैं, आप हो इधर पर आपका दिमाग किधर है, इधर तो महाराज क्या सुन रहे हो, सबको ऐसा लग रहा है, पर आपका दिमाग या तो किचन में है, अरे खानो खायो को नहीं खायो, अरे यार टाइम हो गया, हमारा तो चलाता ही जा रहा है, चलाता ही जा रहा है। तो आप पास्ट में रह रहे हो, और पास्ट में रहने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है
कि आप प्रेजेंट को बोल रहे हो और फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हो। तो फोकस, आप जब जा रहे हो साइकिल चला रहे हो तो आपका फोकस किधर है? उसी ड्राइविंग में है। ना आप इधर देख रहे हो, ना उधर देख रहे हो, ना पीछे देख रहे हो। तो पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज अवर ग्रेट केमिस्ट्री। तो प्रेजेंट, नाम ही प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट। तो पास्ट जो बड़ा है वास्ट, क्यों करते हो उसको बार बार ब्रॉडकास्ट? अगर करेंगे बार बार ब्रॉडकास्ट तो लाइफ में रहेंगे हमेशा लास्ट। फिर होते रहेंगे भाई बहनों के बीच और फैमिली के बीच में इमोशनल ब्लास्ट। उसलिए पास्ट को मत करो बार बार ब्रॉडकास्ट। तो पास्ट को छोड़ दो, लिव इन प्रेजेंट, फोकस इन प्रेजेंट। जितना प्रेजेंट में रहोगे उतना आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। और जब होगा आपके जीवन में फोकस, तभी तो मिलेगा सक्सेस चौकस। अगर नहीं है फोकस तो फिर आपको लगेगा मेरा तो हर कोई निकालता रहता है कस, आप हो जाओगे टस से मस, फिर बोलोगे हो गया अभी बस। नहीं, मैं तो बोलूंगा अभी। तो उसलिए बहुत जरूरी है फोकस। तो साइकिल से हम ये सीखते हैं कि हमको अगर बाइसिकल अच्छे से चलानी है, जीवन की गाड़ी अच्छे से चलानी है, तो फोकस बहुत जरूरी है। और एक देखो, एक इंपॉर्टेंट बात, साइकिल जब हम चलाते हैं ना, तो हमको यहाँ से मान लो कहाँ जाना है, मान लीजिए कि यहाँ से हमको जाना है लोटस टेम्पल। तो आप सीधा लोटस टेम्पल को देखते हो क्या? क्या देखते हो आप आगे के 200 मीटर तक ही देखते हो। पर असली जीवन में हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो जाता है, हम सीधा लोटस टेम्पल पहुंच जाते हैं, हम बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं। पर लाइफ ऐसी नहीं चलती है, बीच बीच में चेक पॉइंट्स आते हैं। तो हेडलाइट की जो लाइट होती है ना, वो जितनी तक जाती है ना 100 मीटर, वहीं तक अपना दिमाग चलाओ, टारगेट रखो उधर जाने का। पर ज्यादा मत सोचो, कंटिन्यूस लोटस लोटस मत सोचो, चेक पॉइंट रखो बीच बीच में, तो आपकी लाइफ अच्छी होगी। तो साइकिल से हमने बहुत कुछ सीखा, कई सारे पॉइंट समझे, जाने, और भी सारे बहुत पॉइंट्स हो सकते हैं। तो कुछ पॉइंट हमने आप लोगों ने बताए, और भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो सारे बता देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो घर पे कुछ डिस्कशन के लिए मैटर भी चाहिए ना, मटेरियल भी चाहिए। पर किन किन लोगों को समझ में आया और अच्छा लगा? अब अच्छा लगा तो अपने तक रखना चाहिए, शेयर करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो किसको शेयर करना है? खुद को शेयर कर लो। हमारा तो होमवर्क है कि 3 बार 3 लोगों को 3 दिन में मिनिमम शेयर करना है। कितने लोगों को और कितनी बार? और मेरे जितना लंबा मत बोल देना, वो भाग जाएंगे। कितना बोलना है आपको? 3 मिनट। अरे वाह, क्या बात है। तो 3 3 3 3 3 में फ्री। ओके, तो ये आपको शेयर करने की कोशिश करना है। और उनको भी लगना चाहिए यार हमने बहुत कुछ मिस कर दिया। फोमो होना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखो, उन लोगों को तो, आप लोगों को तो हो सकता है, पर अब उन लोगों को होना चाहिए जो नहीं आए हैं, कि भाई महाराज के उधर गए तो कुछ सीखने को मिला और हम उसमें वंचित हो गए। तो आज हमने क्या सीखा? किससे हमने सीखने की कोशिश की? बाइसिकल से। और कितने पॉइंट्स हमने लिए? 5 6 पॉइंट्स हो गए। इतने ही पॉइंट है या और भी पॉइंट्स हो सकते हैं? और भी हो सकते हैं। पर कुछ पॉइंट आपके लिए बाकी रखते हैं। आपको कुछ नए नए मिले तो मुझे भी जरूर शेयर करना, बहुत अच्छा लगेगा। पर है पॉइंट्स, ऐसी बात नहीं है। पर आप खुद सोचना, ये कुछ आपको होमवर्क दिया जाता है। तो अब मुनि प्रवर भी बधार गए, हम मुनि प्रवर को भी सुनना चाहेंगे। तो मेरा विनम्र निवेदन, मुनीषी 9:24। ओम प्रसन्नात्मा भीक्षु नयनमवतार
ज्योतिपुंज युग प्रधान गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। ऊर्जा उत्साह उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, आज का हमारा जो संवाद का विषय है वह है रिलेशन। ये कनेक्शन का कारण है। आज हम सब लोग एक कनेक्शन में हैं। हमारा भी एक तरह का एक कम्युनिकेशन का आधार है हमारी रिलेटेबिलिटी। तो इम्पोर्टेंट है रिलेशन शब्द को हमें ध्यान से समझना है। रिलेशन को हमें रेलिवेशन तक ले जाना है। रिलेशन का मतलब है संबंध, और यह रेलिवेशन का मतलब है कि हम उस संबंध को रिव्यू करें और उसको एलिवेशन की दिशा में ले जाए, उसका उत्थान हम करें तो हम एक बहुत बड़ा रूपांतरण ला सकते हैं। ये जो कई लोग होते हैं वो साउंड को लेकर चिंतन करते हैं कि साउंड कैसे चल रहा है, बराबर है नहीं है, पर इंपॉर्टेंट है कि जो मैसेज है वो कितना साउंड है हमारे लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए डिसीजन मेकिंग कितना साउंड है, रिलेशनशिप कितना साउंड है, हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी साउंड है। और साउंड बराबर न भी आया हो तो हम कान को कितना ध्यान से लगाते हैं जिससे वो हल्की साउंड भी हमारे लिए एम्पलीफाई होके आ जाती है। इसको कहते हैं आपकी पर्सनालिटी भी साउंड है। तो इम्पोर्टेंट है हम हिंदी में शब्द को देखें। रिलेशन के लिए शब्द है संबंध। ये संबंध शब्द है ना, ये बहुत मीनिंगफुल शब्द है। संबंध, अगर सम रहते हो तो आपका बंधन नहीं होगा, सम नहीं रहते हो तो बंधन ही बंधन होगा। तो इंपॉर्टेंट है कि आप क्या चाहते हो। दो सोल, अलग अलग सोल, दो इंडिपेंडेंट सोल्स आके मिलती हैं, भले वो पति पत्नी के रूप में हो, भाई बहन के रूप में हो, दो मित्र के रूप में हो, दादा और पोते के रूप में हो, अलग अलग वे में, अलग अलग मोड पर हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, एक संबंध बनता है। ये संबंध जो है उसके दो ही ऑप्शन है, या तो वो सम रहेगा तो वो संबंध सकारात्मक दिशा में चला जाएगा, या उसका जो दूसरा पार्ट है वहां फोकस चला जाएगा, बंद है तो रास्ता बंद हो जाएगा, ब्लॉकेज शुरू हो जाएगा और एक दूसरे को परेशान करने के कारण कहीं ना कहीं वो बनने लग जाएंगे। और इसीलिए जब वो संबंध के दो कंपोनेंट में जो सम को इंपॉर्टेंस दे देता है उसका तो वो निभाव बहुत अच्छे से होता है। और निभाव ही नहीं, वो एक दूसरे के लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट्री, सपोर्टिव और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के कारण बन जाते हैं। पर दूसरी तरफ जो फर्स्ट सम को इग्नोर कर देता है, वो बंद की ओर चला जाता है, तो उनके रिलेशन में इतनी टॉक्सिसिटी होती है, इतना क्लटर होता है, इतना क्लैश मॉडल होता है कि डिस्प्यूट ही नहीं, डाइवोर्स तक भी कई बार चला जाता है, डिप्रेशन का कारण भी बन जाता है। तो रिलेशनशिप हो, सिचुएशनशिप हो, अनेक अलग 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 शब्द आज की डिक्शनरी में मिलते हैं। पर इंपॉर्टेंट है इन सब के अंदर कि दो जो चेतनाएं हैं उनको स्वीकार करना है कि दोनों चेतना स्वतंत्र है। संबंध का मतलब है वो दो अलग अलग है, पहली बात है, वो दोनों एक नहीं है। ये इस बात को हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक वो प्रॉब्लम का समाधान नहीं। हम जब ये समझ लेंगे कि दो अलग अलग है तो फिर दो के बीच में सेतु कैसे बने, समन्वय कैसे हो, कैसे सौहार्द रहे, कैसे सामंजस्य रहे, सह चिंतन रहे, संवाद रहे, ये सारी स्थितियां आएंगी। जब हम ये मान लेते कि हम तो एक ही है जी, मैंने कह दिया वही करना है भाई, और हम एक नहीं है, दो अलग अलग जीव हैं, दो अलग अलग चेतनाएं हैं, तो वो दोनों का परस्पर में एक दूसरे के प्रति सौहार्द समन्वय कब होगा, जब सम्मान एक दूसरे के प्रति होगा। तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए, प्रश्न आता है। तो सबसे पहली जरूरत है कि हमें ये समझना कि हम दो भिन्न हैं। दूसरी बात समझनी कि हम दोनों के विचार भिन्न हो सकते हैं, और अगर विचार भिन्न न हो तो हम थॉट एक्सचेंज की बात कैसे करेंगे। दो प्राणी मिलेंगे, बातचीत करेंगे जब दोनों के पास दो अलग अलग बातें हो। अगर मेरे पास एक बात है, आपके पास भी एक बात है, हम दोनों अगर बातचीत करेंगे तो क्या बोलेंगे, थॉट एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज में दो विचार मेरे पास भी अब हो गए, दो विचार आपके पास भी हो गए।
पर अगर मैं जो बोलता हूं वही आप बोलने वाले थे तो क्या होगा? क्लैश होगा। मैं पहले बोल दिया, तू मैं तो यही बोलने वाला था, अरे ऐसा क्यों वैसा क्यों, कुछ फायदा नहीं। या मौन हो जाएंगे। मैं बोलूंगा खाने का टाइम है, वो तो मैं यही करने वाला था, ठीक है ठीक है, खा लेते, बोलने की बात ही नहीं बची अंदर। बोले ये करना, मैं भी यही करना। तो एक तरफ सिंक है, पर दूसरी तरफ संवाद का स्कोप उस चीज में कम हो जाता है या समाप्त भी हो सकता है। तो एक दूसरे में तालमेल अच्छा होना, सिंक होना एक अलग चीज है, और सेम होना अलग चीज है। तो ये दो शब्द आ जाते हैं, सेमनेस और सिंक। सिंक मतलब समन्वय है, तालमेल है। तूने कहा, मैंने कहा, चलो हम ये तुम्हारे मान लेते, मेरी मान लेते, कई थॉट समान हो जाते, कई डाइवर्स भी है, डिफरेंट भी है, तो भी एक दूसरे का सम्मान है। डाइवर्सिटी इज नॉट प्रॉब्लम, पर डाइवर्सिटी और डिफरेंसेस का अगर रिस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे के प्रति तो एडवर्सिटी में चला जाता है। तो हमें उस डाइवर्सिटी को वैरायटी के रूप में देखना है, और एक दूसरों के पीओवी को समझते हुए, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझते हुए, एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझते हुए, एक दूसरे के विचारों के प्रति जब सम्मान की भावना आ जाती है तो परिवर्तन आ जाता है। तो एक है मान, एक है सम्मान। जब अपने मान पर ले, मेरी नहीं मानता है, वो मेरी नहीं मानती है, तो झगड़ा हो जाएगा। तो मान में प्रॉब्लम है, सम्मान में संबंध है। मान है तो वहां बंध है, सम्मान है वहां संबंध है। जहां पर एक्सचेंज है, मैं मानता हूं कि दोनों के विचार अलग अलग है, हम थॉट एक्सचेंज कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन में बहुत इंटरेस्ट रहेगा, मजा आएगा, आनंद आएगा, सब कुछ नया नया मिल रहा है, कुछ इनोवेशन हो रहा है, कुछ क्रिएटिविटी हो रही है, कुछ लर्निंग हो रही है, कुछ ग्रोथ हो रही है। पर जब हम एक्सचेंज की जगह चेंज वाले प्रोग्राम में चले जाते हैं, मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, मुझे इसको बदलना है, वो बोल रहा है वो मुझे उसको बदलना है, और एक दूसरे को बदलने में लगे हुए हैं। वो बोले 20 साल हो गए साथ में, ये बदल नहीं पा रहा हूँ इसको मैं अभी तक नहीं बदले हैं, अभी तक नहीं सुधरे हैं, क्या करूं, कैसे करूं, उसको लेकर परेशान है, दिन रात सोच चल रही है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को चेंज करना चाहते हैं। हमें चेंज नहीं करना है, हमें क्या करना है, थॉट एक्सचेंज करना है, हमें शेयरिंग करनी है, दूसरे पर होल्डिंग नहीं करनी है, दूसरे पर पकड़ बनाना। एक होती कंट्रोलिंग, एक होती कैरिंग। तो जब कैरिंग है वहां संबंध है, कंट्रोलिंग है वहां बंद है। तो हमें एक दूसरे को कंट्रोलिंग का प्रयास करना चाहिए कि कैरिंग का प्रयास करना चाहिए। और कैरिंग का तरीका क्या है? कई लोग कैरिंग के नाम से पॉसेसिव बन जाते हैं, अरे मेरे से पूछे बिना जाना नहीं, तेरे को लग जाएगी, तो तेरे को ये हो जाएगा, तो नहीं, तो वो ओपन अप नहीं हो पाएगा। तो कैरिंग इज नॉट इक्वल टू कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग है, पॉसेसिवनेस है, वो कैरिंग के नाम से कंट्रोलिंग करते हैं, कैरिंग के नाम से पॉसेसिव हो जाते हैं, कैरिंग के नाम से उसके बारे में ज्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं, कैरिंग के नाम से उसकी टेंशन अपने पर ले लेते हैं, उससे भी संबंध खराब हो जाता है। एक माँ से पूछो जिसका बच्चा 10th में पढ़ता है, 10th बोर्ड की परीक्षा का टेंशन बच्चे को ज्यादा है या माँ को? पढ़ाई ज्यादा किसको करनी है? टेंशन कौन ले रहा है? अटेंशन किसको लगाना है? और माँ के टेंशन के प्रभाव से अब माँ खाना बना के परोस रही है, माँ टेंशन में खाना बनाती, ओम स्वाहा। अब वो जो स्वाहा इस नेगेटिव इमोशन से, स्ट्रेस वाले इमोशन से अगर भोजन बना है, अन्न क्या बच्चे को प्रसन्न बनाएगा या वो नकारात्मकता को फैलाएगा, एक नेगेटिव एनर्जी को लाएगा। और वो नेगेटिव एनर्जी जब ट्रांसफर होगी तो ये क्या होगा, संबंध होगा या कर्मबंध होगा? तो हमें ये सोचना है। और देखो अध्यात्म हमारी संस्कृति में कितना भरा हुआ है कि पति के लिए कह दिया पति परमेश्वर, आज रिडिफाइन हो गया होगा मुझे पता है, परंतु एक समय में एक ऐसे शब्दावली का प्रयोग भी भारतीय संस्कृति में रहा। और पत्नी के लिए क्या है, धर्म पत्नी, मतलब कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक तत्व को लाया गया है अंदर कि वो एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होना। इसका मतलब ये है कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री बट दे आर नेवर वन। दोनों अलग अलग है, दोनों में जो भिन्नता है, विभिन्नता है, विविधता है, ये विचित्रता नहीं है, ये विविधता है, ये वैरायटी लाती है, और यही एक दूसरे की ग्रोथ का कारण बनती है। एक दिन और रात ने आके मिलन किया
उसको फुल डे कह दिया, डे एंड नाइट। अगर ये दोनों नहीं मिलते तो क्या होता? क्या प्रकृति में जो संतुलन आज हम देख रहे वो होता? आप सोचिए 6 महीने दिन 6 महीने रात जैसे ध्रुवों पे होता है, वहां पे वनस्पति का क्या हालचाल है, जीवन का क्या हाल है? क्या जीवन वहां पे जीना इजी है? और जहां पे दिन और रात ये परिवर्तन चल रहा है, वहां पे जीवन कितना संतुलित देखा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो परिवर्तन है उसको हमें रिस्पेक्ट करना है, और ये दोनों में जो कॉन्ट्रास्ट है वही एक स्पार्क लाता है। एक जैसी चीजों में रिपल्शन है। कोई भी आप चुंबक लेके आइए, तो चुंबक में एक चुंबक लाया गया, तो यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल, ठीक है, तो उसने बोला मेरे को तो नॉर्थ पोल चाहिए, साउथ पोल नहीं चाहिए भाई, तो उसने उसका टुकड़ा कर दिया, नॉर्थ पोल में ले जाता। तो जैसे ही तोड़ा, अब इसका आधा हुआ, तो यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल बन गया वापस। तो बोले और तोड़ो इसको, बोले मेरे को नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला हटा दो, निकाल दो इसको, तो वहां पर भी साउथ पोल हो गया। कहने का मतलब है यदि आप ये सोच रहे हो कि आपका कोई संबंध है और थोड़ा सा कोई क्लैश हो रहा है, क्लटर हो रहा है, चैलेंज आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, चलो इस संबंध को हटाओ, अभी नया रास्ता खोलते हैं, नया जीवन साथी ढूंढते हैं, नई जिंदगी का एक पहलू देखते हैं। पर बंधुओं याद रखना है कि आपके कर्म आपको कहीं छोड़ते नहीं है। यदि साउथ पोल को यहां से हटाओगे तो जो बनाओगे उसमें साउथ पोल आ जाएगा, जो पास लेके जाओगे वही एक साउथ पोल क्रिएट होगा। आपको उस नॉर्थ पोल और साउथ पोल में समन्वय करना सीखने का लक्ष्य बनाना चाहिए, न कि संबंधों को बदलने का। परिवर्तन में नॉट बी द ओनली ऑप्शन और द राइट ऑप्शन ऑलवेज। कोई कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है, कोई कोई एकदम डिफरेंट चीजें हो सकती है, पर वो बहुत कम होती है। पर जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि हर जगह हम परिवर्तन कर दे काम हो जाएगा। मैंने दीक्षा ली, उससे पहले मैं एक सिचुएशन देख रहा था, तो मुझे लगा दीक्षा लेंगे जीवन परिवर्तन होगा। फिर मैंने देखा कि वो सिचुएशन वापस एक बार क्रिएट हुई, तो मैंने फिर देखा कि भाई ये सिचुएशन का कोई समाधान नहीं है, इसका समाधान है समन्वय। कि ये एक मेरे अंदर एक कोई पार्ट है जो कमी है, जिसके कारण से मेरे अंदर ऐसे भाव आ रहे। तो मैंने क्या सोचा कि दूसरे पर जगह अपने पर काम करे। हमें क्या बनना है? स्व पर काम करना है। और जैसे आप स्वभाव पर काम करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं मी टाइम, जब हम मी टाइम शुरू कर देते हैं, आपका वी टाइम भी बेटर होने लग जाता है। आप वी टाइम को बेटर करना चाहते हैं, परस्पर का समय, साथ वाला समय अच्छा बनाना चाहते हैं, तो पहले खुद के साथ समय बिताना शुरू करें। कम से कम 3 मिनट अपने मी टाइम स्पेंड करें, अपने आप को बेहतर बनाए, अपने आप को बेहतर फील करें। उस अच्छी फीलिंग के साथ हम जब संवाद करेंगे तो विवाद नहीं होगा, बल्कि संबंध की बुनियाद और स्ट्रांग हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? पहले क्या करना है? मी टाइम, और बाद में रखना है वी टाइम। कई लोग मी टाइम तो करते हैं, अपने साथ तो बैठते हैं, पर वी टाइम नहीं करते हैं। वी टाइम का मतलब क्वालिटी शेयरिंग कम्युनिकेशन टाइम, जब हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, सुनते भी हैं, कहते भी हैं। सुनाते नहीं है, कहते हैं। सुनाने के मीनिंग थोड़े अलग हो जाते हैं, पर हम संवाद जब करते हैं तो संवाद के साथ सहज चिंतन का स्कोप रखते हैं। मैं एक बात लेकर आया हूं, मेरे अंदर एक आइडिया आया है, पर उस आइडिया पर आपका रिफ्लेक्शन या आपके पास एक कुछ टोटली डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट एक्सपीरियंस भी हो सकता है। अगर मैं किसी से बात करता हूं, तो अगर मैं 10 मिनट लेके गया हूं, 5 मिनट अपनी बात रखता हूं, तो 5 मिनट वापस श्रवण की कैपेसिटी भी मेरे अंदर होनी चाहिए। और बल्कि ये होना चाहिए 20-80 प्रिंसिपल। मुझे 10 मिनट में से 2 मिनट ही बोलना है और 8 मिनट श्रवण को ओपन रखना है। तो फिर मैं क्या बोलूंगा अपने माँ बाप के लिए? श्रवण कुमार। आज ये श्रवण कुमार की जरूरत खाली माँ बाप को नहीं है, आपके परिवार के हर संबंध में इस श्रवण कुमार की जरूरत है, श्रवण कुमारी की जरूरत है। मतलब जब तक ये कानपुर में हड़ताल होगी, मतलब आप ध्यान से सुनना नहीं पसंद करते हो, तो आपका रिलेशन संबंध है वो कर्म बंधन का कारण बनने का, ब्लॉकेज का कारण बनने की बहुत संभावना रखता है। तो हमें ये प्रयास करना कि जो हमें अध्यात्म एक बहुत बड़ा मंत्र बताता है कि हर चेतना स्वतंत्र है, ये जो मैसेज है, और क्योंकि चेतना ही स्वतंत्र है तो दोनों का बैकग्राउंड स्वतंत्र है, डिफरेंट है, तो विचार भी डिफरेंट होंगे, कर्म भी डिफरेंट होंगे,
थॉट प्रोसेस भी डिफरेंट होगी, अंडरस्टैंडिंग भी डिफरेंट होगी। इस डिफरेंसेस को जब मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं तो फिर मैं क्या करता हूं, एक ब्रिज बनाता हूं, और वो ब्रिज है हमारा संवाद। तो संवाद के लिए मैं 3 ई को लाना है। पहला स्टेप है इमोशनल अनलोड। हमें क्या करना है, इमोशनल अनलोड करना है। मी टाइम के साथ इमोशनल अनलोड करना मतलब हो सकता है कि मेरी आपसे पहले कभी बात हुई थी, पुरानी कोई बातें मेरे दिमाग में बहुत सारी इकट्ठी की हुई है, और उसके आधार पर जब मैं बात करूंगा तो बात बिगड़ने वाली ज्यादा है, बढ़ने वाली तो कम, बिगड़ने की संभावना ज्यादा रख सकती है। तो मुझे पहले क्या करना है, इमोशनल अनलोड करना है, क्षमा का भाव लाना है, अपने आप को हल्का करना है। उसके लिए बहुत सारी प्रोसेसेस है अलग अलग, जर्नलिंग हो, ड्रीम जर्नलिंग हो, बहुत सारे तरह के अलग अलग प्रयोग हैं। पर हमें क्या करना है, इमोशनल अनलोड करना है, ये स्टेप 1 है। दूसरा है एम्पैथी करनी है। एम्पैथी मतलब दूसरों के संवेदन को, दूसरों की स्थिति से जीवन को समझने का प्रयत्न करना है। अगर मैं उसकी जगह हूं तो उसके लिए कैसा नजरिया होगा, मेरा ऐसा अचानक कहना उसके लिए क्या मैसेज देने वाला होगा। ये बेचारा हिंदी इंग्लिश ही समझता है और मैं गुजराती मारवाड़ी में बहुत लंबा लंबा बोल रहा हूं, तो क्या समझ में आ रहा होगा। जैसे हम भाषा की बात करते हैं वैसे भावों के लेवल पर एक दूसरे को समझने का प्रयत्न, वो है एम्पैथी। और तीसरा है एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। जब तक हम अभिव्यक्ति नहीं करेंगे, हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे तो गलत है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुनो, पर मैंने कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया कि आप ये एक्सपेक्ट, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं, तो कैसे होगा। अगर मैंने आपको ये शेयर किया है कि देखो मुनि को वंदना करते हैं, आप मान लो इस ट्रेडिशन से जुड़े हुए नहीं थे, आप पहली पहली बार मिले हो और आप मुनि को ग्रीट भी करना चाहते, पर आपको पता ही नहीं कैसे करना है, और मैंने आपको शेयर किया कि देखो जब भी हम संतों को मिलते कम से कम हमें हाथ जोड़ के थोड़ा सा नमन की मुद्रा में जाकर उनके प्रति मंगल भाव करना चाहिए, विनय भाव करना चाहिए। अगर मैंने आपको ये शेयर किया है, अब मैं आपसे एक्सपेक्ट भी कर लेता हूं, तो ये जेन्युइन या प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन है। पर यदि मैंने कभी आपको बताया ही नहीं और फिर मैं ईगो ले लेता हूं, ये लोग कैसे लोग हैं, नासमझ लोग हैं, इनके लिए मैंने 1-1 घंटा खराब किया, ऐसा किया वैसा किया, तो इनको इतना हाथ जोड़ते भी नहीं बनता, इतने कैसे लोग हैं ये लोग। अब मैं क्या एक्सपेक्टेशन गलत कर रहा हूं। तो रिलेशन में भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हम एक दूसरे से कर लेते हैं, पर जब तक एक्सप्रेशन नहीं होगा, अभिव्यक्ति नहीं करेंगे, तो क्या उसको सपना आ रहा है ऐसा करने का। एक महिला थी, बहुत टेंशन में थी, बहुत स्ट्रेस में थी, ओवरलोडेड थी, पति घर पे आता है और कुछ बात होती है, और उसने नॉर्मल दिन की तरह ट्रीट किया कि हाँ बेटी के ऐसे वैसे, और मैं जा रहा हूँ कर, बोला आपने मेरे को पूछा ही नहीं, मैं क्या गुजर रही हूँ आपको पता ही नहीं है। अरे भाई मन ठाको नहीं, अभी बतावे तो ठा पड़े, या क्या ठा पड़ सी। तो अगर वहां पे एक्सप्रेशन किया जाता तो कितना डिफरेंट हो जाता है अंदर। अगर वो महिला बताती, एक ऐसी छोटी और रियल स्टोरी मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। एक छोटी सी बच्ची की जो 4 साल की है, 4 साल की बच्ची, वो अपनी स्कूल से पढ़ाई करके लौट रही है, म्यूजिक क्लास में उसको बहुत अच्छा म्यूजिक दिया गया है, उसके डांस के उसने स्टेप्स बनाए हैं, गाया है, किया है, और वो बहुत खुशी से जब आती है तो वो अच्छी चीज जो हुई है वो किसको शेयर करना चाहती है, सबसे पहले अपनी माँ को शेयर करना चाहती है। और वो माँ को कहती है, और माँ क्या है, कोई कंपनी में सीईओ पोजीशन की दावेदार है, बस एक मीटिंग और आगे होनी है, बाद में सीईओ बन सकती है। वो उस लेवल पर एग्जीक्यूटिव पोजीशन में कंपनी में कॉर्पोरेट फील्ड में काम कर रही है, और वो शाम को आती है और उसको थोड़ा सा सरदर्द और माइग्रेन टाइप की कुछ शिकायत उसको थी, उसका सर फटा जा रहा था, उसको बड़ी कठिनाई हो रही थी। अगले दिन सीईओ का एक समिट था जहाँ उसको प्रेजेंटेशन देना था, अगर वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो गया तो वो सीईओ के लेवल पर लेवल अप भी हो सकती। तो उसके लिए वो मीटिंग भी बहुत क्रूशियल थी। इधर सिर की हालत भी बहुत चैलेंजिंग थी, और इधर बेटी आती है, मैंने ऐसा सीखा वैसा सीखा, ये किया वो किया, मुझे तो सुनाना है आपको। और वो क्या करती है, मैं आपको चलो सुनाती हूँ आज। वो माँ सिर दुख रहा, कुछ बोली नहीं, वो बच्ची बोलती चली जा रही है। उसने किया ऑन म्यूजिक, लाउड म्यूजिक ऑन, रॉक एंड रोल वाला एक रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक एक्टिवेट किया हाई बीट्स के साथ,
और वो गाने लगी, डांस करने लगी, ये वो किया, आधा घंटा चला, वो उसका तो सिर्फ फटा जा रहा है, कुकर फटा। और जैसे ही म्यूजिक खत्म हुआ, कैसा लगा? बोले एकदम बेहुदा, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तुझे कुछ नहीं आता है, तू कोई चीज के लायक नहीं है, तू नालायक। छोटी सी बच्ची के लिए मां नायक थी, पर मां के शब्द कैसे थे? उस बच्ची के लिए नालायक जैसे शब्द आ गए, और ये शब्द उस बच्ची के दिल में घर कर गए, और उसने ये समझ लिया कि माँ जो कहती है वो अच्छे के लिए कहती है, माँ जो कहती है वो मेरे लिए कहती है, माँ मुझे समझती है। वो माँ को अपना सब कुछ समझती थी, और माँ ने जब ये कह दिया कि मैं नालायक हूं, कोई मीनिंग नहीं है, मैं बेहुदा हूं, मैं अच्छी नहीं हूं, तो मैं अच्छी नहीं, और मुझे कोई सुनना नहीं चाहता है, मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, इसके दिमाग में ये प्रिंट हो गया है। अब ये फाइल कभी कभी वायरस भी डाउनलोड हो जाता है, तो वायरस डाउनलोड हो गया दिमाग के अंदर, और अब क्या हो गया उसका चक्रव्यूह। 3 साल बाद वो स्कूल में थी, स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, मम्मी को बुलाया जाता है, और माँ से कहते कि तुम्हारी बच्ची को हम निकालना चाहते हैं, तुम इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ हो, तुम इतना अच्छे, तुम्हारे बच्चों को तुम ध्यान नहीं रख सकती हो, ये बच्चे कैसे हैं, देखो ये कुछ बोलती नहीं, पूछने पर जवाब नहीं देती, खड़ी नहीं होती, कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करती, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, कैसा? हमारे बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर और इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उन्हीं को हम रखते हैं, आप इतनी बड़ी पोजीशन में इसलिए आपके बच्चे को एडमिशन दिया है, पर ये क्या तरीका है, हम नहीं रख सकते इसका, आप कोचिंग करो, ट्रेनिंग करो, जो करना है करो, आपके पास 3 महीने का समय। और अब वो माँ क्या कहती है, हमारे कर्म ऐसे हैं, हमारे भाग ऐसे हैं, हमें ऐसी बच्ची मिली है, क्या करें? अब बताओ कर्म किसने बांधे, कारण क्या? माँ जो परेशान हो रही है, आज माँ को जो प्रॉब्लम फेस कर रही है, उसका कारण कौन है? बच्ची है या माँ स्वयं? उस माँ ने स्वयं एक ऐसी भूमिका जाने अनजाने बना ली है, और उसको आज तक पता नहीं है कि उसने क्या कर दिया। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार हम अपना वो लेवल ऑफ कंट्रोल खो देते। तो क्या कर सकती थी माँ, कोई बता सकता है? माँ को क्या करना चाहिए था? माँ उसकी क्या गलती है? बेचारी सिर फट रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, अगले दिन मीटिंग है, बच्ची इतना जोर जोर से म्यूजिक बजा रही, तो गुस्सा तो आ जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है, आ गया तो आ गया। तो बताओ कि आप अगर उस माँ के स्थान पर होते तो आप क्या करते? पेशेंस कहना बहुत सरल है बहनों, पर जब सिर फटा जा रहा हो और फाइल का इतना प्रेशर हो, तो प्रेशर को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। मैं थोड़ा शांति से बैठ जाऊं, उसके बाद आप कितने समझदार। काश वो बुद्धि उस महिला को पहले मिल गई होती तो स्टोरी कुछ अलग होती। तो वास्तव में इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन। हमने समझ लिया कि भी उस बच्ची का बहुत उत्साह है, करना चाहती है, वो अगर माँ इतना ही कह देती कि आज थोड़ा सा सिरदर्द है, हम इस बात को कल कंटिन्यू करेंगे, हम कल आपको सुनेंगे, अगर इतनी सी बात वो कह देती तो स्टोरी शायद अलग होती। तो इंपॉर्टेंटली हम अपने लाइफ में आगे बढ़े। तो आज के सेशन में कितने लोगों को आनंद आया है? तो इसी के साथ अपने सेशन को यही कंप्लीट करते हैं।